हेलो स्टूडेंट, अभी थोड़ी देर पहले हमने E=mc² का डेरिवेशन समझा था। ठीक है, तो उस वीडियो में लास्ट में पावर कट हो गया था, लाइट चली गई थी थोड़ी सी देर के लिए। तो वैसे तो उसको बना दिया गया, वो आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा फिर देख लेते हैं। यहाँ पर यहाँ के बाद में लाइट चली गई थी, तो यहाँ से ये जो m² c² माइनस m² v² बराबर m0² c², क्योंकि हिंदी में था। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो m² c² इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसका अवकलन करेंगे, इसका अवकलन करेंगे, इसका अवकलन करेंगे। तो इसका अवकलन करेंगे तो ये c तो कांस्टेंट है, तो ये तो ऐसे कैसा आएगा, इसका आएगा 2m dm। ठीक है, इसका आएगा 2m dm। ठीक है जी, 2m dm c² हो गया, माइनस इसका आएगा 2m dm। एक बार इसका कर लेंगे और ये ऐसे कैसा कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, माइनस, और फिर हम इसमें v² करेंगे 2v dv, और m² को ऐसा कैसा रख देंगे। चलो जी, ये पूरा हो गया। अब m0² c² ये पूरा पूरा कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 आती है। ठीक है जी, वैसे थोड़ी देर पहले ये पूरा करवा दिया, उस वीडियो में पूरा है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा इसमें भी देख लीजिए। अब यहाँ से 2m का पूरे के अंदर डिवाइड करते हैं, भाग लगाते हैं इस पूरी इक्वेशन में। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, c² dm बचेगा, v² dm बचेगा, और यहाँ से एक m गया तो mv dm बचेगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से c² dm बराबर ये दोनों जो है ये उस साइड में चले गए, तो v² dm प्लस mv dm। ठीक है ना, ये इक्वेशन 7 हो गई। अब देखो इक्वेशन 4 देखो, सेम ऐसी है, dk बराबर mv dv प्लस v² dm, देखो सेम ही है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस पोर्शन को इस पोर्शन के इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ से dk बराबर इस इक्वेशन को इक्वल किया तो dk इक्वल टू c² dm आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब उसके बाद में हमने क्या किया, इसका इंटीग्रेशन कर दिया, समाकलन कर दिया। तो ये तो 0 से एनर्जी 0 से लेकर और k तक, और इसका m0 रेस्ट से लेकर और मोशन तक। तो m0 से लेकर मास की जो है लिमिट m0 से m तक। ठीक है जी, इसको किया, ये तो आ गया k इंटीग्रेशन, और इसका इंटीग्रेशन किया तो c² तो ऐसे कैसा, और dm का आ गया mm c², और लिमिट है m0 से m। देखो जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, कल हो चुका है ये कल नहीं, सॉरी, थोड़ी देर पहले हो चुका है। तो यहाँ से ये c² तो आ गया, और m के ऊपर लिमिट लगेगी, तो पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो m माइनस m0। ठीक है, तो यहाँ से k इक्वल टू mc² माइनस m0 c²। अब देखो m0 कौन सा मास था, m0 वो मास था रेस्ट मास। ठीक है ना, तो रेस्ट मास था, तो रेस्ट मास एनर्जी क्या हो जाएगी, m0 c², और इसी को पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं रेस्ट मास पर। तो k बराबर तो ये आ गया, लेकिन E बराबर क्या आया, काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी बोलो या फिर पोटेंशियल एनर्जी बोलो, दोनों को किया तो ये काइनेटिक एनर्जी mc² माइनस m0 c² प्लस m0 c²। ठीक है, और यहाँ से ये कैंसिल हो गया, और ये आ गया E इक्वल टू mc²। ठीक है, तो E इक्वल टू mc², तो एक बार फिर देख लीजिएगा, कोई बात नहीं। अब हम कुछ व्यूअर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कहा कि सर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के ऊपर आप वीडियो बनाइए और उसकी समरी टाइप से हमें बताइए। तो शॉर्ट में हम पूरे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन तीनों जो लॉ है हम एक ही वीडियो के अंदर करेंगे। ठीक है ना, समरी टाइप से। तो उसके जो बेसिक्स है शॉर्ट में वीडियो हम बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बेसिक्स जो है वो बिल्कुल क्लियर करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल वगैरह फिर आराम से आप कर सकते हो। ठीक है ना, तो बेसिक अभी अपन कर लेते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है वो तीनों जो रूल्स है वो कैसे है। अब हिंदी मुझे ऐसे भी बोलनी पड़ रही है, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चों ने ही मैसेज किया है। ठीक है, तो हिंदी मीडियम तो हिंदी इंग्लिश दोनों के समझ में आएगा, डोंट वरी। ठीक है ना, तो अभी हमने सबसे पहले तो हमने इंग्लिश स्पीकिंग का वीडियो बनाया, उसके बाद में E इक्वल टू mc² का बनाया, और अभी हम बनाएंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अभी हम पढ़ेंगे। तो आज के दिन का ये तीसरा। अब संडे वाले दिन जब टाइम मिलता है तो जितने भी आप जो मैसेज करते हैं और मेरे से हो सकता है या मुझे उस चीज़ का नॉलेज है तो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है ना, और
आप सबके लिए मेहनत कर रहा हूँ मुझे ऐसा नहीं है कि यूट्यूब से जो है कि यूट्यूब मुझे बहुत सारे पैसे दे, ये वो, इसलिए नहीं है। मेरा काम है सेवा का। मैं ये सोचता हूँ कि जो स्टूडेंट मान लो कि 11वीं 12वीं कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बीएससी एमएससी या कोई भी एजुकेशन ले रहे हैं, या फिर आम आदमी भी, तो मेरे से जो हो सके मैं फ्री ऑफ फीस उनको नॉलेज दे सकूं। तो अब बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो उनके पास में इतनी फ़ीस वगैरह नहीं होती है, ठीक है, तो वो उन बच्चों के लिए ये बहुत ही बढ़िया है। वो आराम से पढ़ सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले, जो भी हैं दोनों के समझ में आएगा, ठीक है। तो अब जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, अब आज ये और भी वीडियो आज बनेंगे जितने मैं बना सकता हूँ, क्योंकि संडे वाले दिन ही मुझे थोड़ा टाइम मिलता है, बाकी टाइम मुझे बहुत कम समय मिलता है, क्योंकि मैं और भी बहुत सारे काम करता हूँ मैं। तो जो समय मिलता है संडे वाले दिन, तो उसमें मैं ये सोचता हूँ कि जो भी मुझे आ सके, या जितने भी व्यूअर्स ने मुझसे जो मांग की है, मैं कोशिश करता हूँ कि उनकी मांगें पूरी कर सकूं, कोशिश कर सकता हूं, ठीक है। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूं, और आप लोगों के लिए काफ़ी हार्ड वर्क भी कर रहा हूं। जब भी टाइम मिलता है, संडे का ही मिलता है, तो इसमें आज के दिन में जितने वीडियो बना सकता हूं उतना बनाऊंगा, जितना भी आपने भेजा, जितना हो सकता है उतना मैं करूंगा। और ये मत सोचिए कि उधर वो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चल रहा है उसके अंदर हमने 4 वीडियो बना लिए, तो ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर और वीडियो नहीं आएगा। जैसे मुझे बीच में टाइम मिलता है तो उसमें मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। जैसे मंडे को हो सकता है उसकी भी एक क्लास आ जाए, ट्यूसडे को आ जाए, वो तो नाइट में अगर मेरे को टाइम मिले, या मॉर्निंग में मुझे सुबह 4 बजे, ठीक है ना, मॉर्निंग में जब मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ तो उस समय हो सकता है 4-5 बजे वो उसका एक वीडियो बना दूँ। और बाकी मुझे संडे को ही टाइम मिलता है, तो संडे के टाइम में मैं आज जितना वीडियो हो सकता है मैं आप लोगों के लिए बनाऊँगा। जितने भी आपने मेरे को मैसेज वगैरह भेजा है, चाहे व्हाट्सएप पर भेजे हैं और यूट्यूब पर भेजे हैं, तो मैं उनको देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग ही मैं बना रहा हूँ। अभी आपने कहा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की समरी टाइप से आप पूरे जो है कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर कीजिए, और उसके बाद में हम क्या है कि उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद में न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे। कोई डाउट्स आएगी तो वो भी हम देखेंगे बाद में, ठीक है ना। तो आज तो हम ये करते हैं। तो जो भी वीडियोस मैं बना रहा हूँ, यदि इन वीडियोस से आपको कुछ सीखने को मिलता है, या वीडियो आपको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, तो लाइक कीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो काम मैं कर रहा हूँ वो सब तक पहुँचे। ये जो सेवा है, और कोई भी वंचित न रहे, जिसके पास में पढ़ने के लिए पर्याप्त मनी नहीं है, पैसे नहीं हैं, तो वो फ्री ऑफ फीस यूट्यूब पर स्टडी कर सके। और भी वीडियो जब भी मेरे को टाइम मिलेगा, जिस भी चीज़ पर, जिस भी टॉपिक पर जो मुझे आते हैं या जिसका मुझे नॉलेज है, तो उसके ऊपर भी बनाऊंगा। चाहे वो यूपीएससी का हो, आरपीएससी का हो, आईआईटी का हो, या फिर क्लासेस का हो, फिज़िक्स के वीडियोज़ हो, जो भी, ठीक है, जो भी मैंने अपने लाइफ टाइम में जो स्टडी की है, जैसे यूपीएससी के लिए भी मैंने प्रिपरेशन की है, तो वहाँ से भी मैं वीडियोज़ जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं वीडियोज़ बनाने की कोशिश करता हूँ। और जैसे ही आपने मेरे को मैसेज किया कि भाई सर इस चीज़ में वीडियो चाहिए, अगर उस चीज़ के बारे में मेरे को नॉलेज है तो मैं ज़रूर आपके लिए वीडियो बनाऊँगा। तो आज हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, न्यूटन के जो नियम है उसको पढ़ेंगे। और आज पढ़ने के बाद में आपको न्यूटन्स लॉ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, इनकी थ्योरी जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, इन्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो न्यूटन्स ने 3 लॉ दिए थे, और तीनों के तीनों इसी एक वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। जितना हो सकता है उनके बारे में बताएंगे, आपकी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सके। कॉन्सेप्ट जिनके थोड़े वीक है, या फिर जिनको ये वीडियो अच्छा लगता है, उन सब के लिए। तो ये जो वीडियोज़ है, ये सिर्फ ये नहीं है कि कोई स्टूडेंट ही इसको पढ़े, सभी को, कोई भी नागरिक है, पर्सन है, सब इन वीडियो को
पढ़ सकता है, सुन सकता है। और वीडियो जो है आप लोगों के लिए बनाए जाने, तो वीडियो को आप पूरा देखिए, पूरा देखेंगे तो आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, समझ में आएगा। ठीक है जी, तो अभी हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है जी, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो न्यूटन्स ने 3 लॉ दिए थे, ठीक है। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ठीक है ना। फर्स्ट लॉ जो था वो इनर्शिया पर दिया था, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ हम जो हिंदी मीडियम के हिसाब से फर्स्ट लॉ जो है वो है जड़त्व का नियम, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। और ये न्यूटन्स वाला है, ठीक है। हाँ जी, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो प्रथम नियम, ठीक है, न्यूटन का प्रथम नियम हिंदी में, ठीक है, पहला नियम। और इसको जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम, ठीक है। तो ये जड़त्व जो है वो क्या है, अभी अपने बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जड़त्व का मतलब क्या होता है, ठीक है, कि कोई भी वस्तु, जिसमें कोई भी वस्तु है तो उसमें मास होगा, ठीक है ना। तो जो उसकी प्रॉपर्टी है मास, तो मास की वजह से वह वस्तु अपने परिवर्तन का विरोध करती है, ठीक है ना, अपने परिवर्तन का विरोध करती है। जैसे कोई वस्तु है, ठीक है, ये कोई वस्तु है, इसके अंदर m द्रव्यमान है, ठीक है ना, मास है। तो इसके ऊपर अगर अपन फोर्स अप्लाई करते हैं, इस पर अपन फोर्स, ठीक है ना, बल लगाते हैं, तो ये वस्तु क्या करेगी? इसके ऊपर अपन फोर्स लगाते हैं तो ये वस्तु क्या करेगी? ये वस्तु भी उसके ऊपर फोर्स लगाएगी, ठीक है ना, ऑपोजिट साइड में। ये वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करेगी, ठीक है ना। ये जो वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है, ये अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करेगी, ठीक है। अब जैसे ये वस्तु यहाँ पर रुकी हुई है और इसके ऊपर अपन बल लगाकर इसको खिसका रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। ये रुकी हुई है, इसको हम आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। तो ये वस्तु क्या करेगी? ये जितनी इसमें सामर्थ्य है, ठीक है ना, उसके हिसाब से उसको रोकने की। तभी तो अपन को लगता है ना, भारी वस्तु को खिसकाना मुश्किल होता है, हल्की को आसान होता है, क्योंकि उतना स्ट्रेंथ वो खुद लगाता है कि इतनी दूर तो मैं नहीं लगूंगा। तो वो जो स्ट्रेंथ लगाता है वही आपका जड़त्व होता है, ठीक है ना, वही आपका जड़त्व होता है कि कितने जड़त्व से इसने रोका, ठीक है ना, कितना इनर्शिया इसके अंदर है। तो मतलब अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करे कोई भी वस्तु, तो वो जो मास की जो क्वालिटी है उसको आप क्या बोलोगे? इनर्शिया, जड़त्व बोलोगे, ठीक है ना। क्या बोलोगे? जड़त्व। तो पहला जो फर्स्ट लॉ ऑफ जो मोशन है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, वो आपका जड़त्व का नियम है, ठीक है ना। पहला नियम क्या है? जड़त्व का नियम है। तो जड़त्व का नियम है, मैं यहाँ पर तो सब कुछ हिंदी में लिखवाने वाला नहीं हूँ, ठीक है ना, मैं बोलूँगा, आप लिख लीजिए, ठीक है। तो हेडिंग डालिए जड़त्व का नियम। इसको मैं 3 भागों में तोड़ता हूँ, ठीक है ना, इसको मैं 3 भागों में तोड़ता हूँ, ठीक है।
पहला ये है, ठीक है, इसके अंदर अपन एम नोट ले रहे हैं और ये रेस्ट में है। ये जो है मास या कोई भी वस्तु है वो रेस्ट में है, मतलब रुकी हुई है, ठीक है ना, पहली कंडीशन। तो देखो पहला जो आपका जो है स्थिर अवस्था के अंदर जड़त्व है, पहला लिख लो, जड़त्व के नियम के अंदर लिखो नंबर 1 स्थिर अवस्था में जड़त्व है, ठीक है ना, स्थिर अवस्था में जड़त्व है। स्थिर मतलब रुकी हुई अवस्था में। तो क्या है देखो, यदि कोई वस्तु स्थिर है, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही बनी रहेगी। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लग जाए, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लग जाए, ठीक है ना, नोट कर लिया। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लग जाए, बाहर से कोई बल नहीं लग जाए, तब तक वो वस्तु जो है वो स्थिर रहेगी, ठीक है। तो जैसे ये वस्तु रुकी हुई है तो ये रुकी हुई रहेगी जब तक इसके ऊपर इसके बराबर पर्याप्त बल इसके ऊपर नहीं लग जाता, उससे अधिक बल नहीं लग जाता है, अधिक लगेगा तो ये मोशन में चली जाएगी, ठीक है। तो ये आपके क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो इसे आप स्थिर अवस्था में जड़त्व कहते हैं, इसे हम स्थिर अवस्था में जड़त्व कहते हैं, लिख सकते हो, इसे स्थिर अवस्था में जड़त्व कहते हैं। अब जड़त्व के बारे में पहले मैंने आपको बताया ही है, वो फिर दिमाग में रखो कि मतलब अपनी स्थिति में, कोई वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का यदि विरोध करता है तो उसकी जो मास के कारण उसके अंदर जो प्रॉपर्टी है, जो ये क्वालिटी उसके अंदर है, वही आपकी जड़त्व है, ठीक है ना। वो रुकी हुई है तो रुकी हुई रहना पसंद करेगी। चलो ठीक है, ये ऊपर से क्लियर हो गया। इसके अंदर ये लिख लिया आपने स्थिर अवस्था में जड़त्व। अब यहाँ पर एक लाइन और लिखिए, स्थिर अवस्था में जड़त्व के लिए बाह्य बल का मान 0 होता है। स्थिर अवस्था में जो जड़त्व है उसके लिए बाह्य बल को आप क्या बोलोगे? 0, ठीक है ना, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लग जाए। तो स्थिर अवस्था का मतलब क्या है? वो रुकी हुई है, तो इसका मतलब क्या है? F = 0। जड़त्व की अवस्था में बल का मान 0 होता है। स्थिर अवस्था में स्थिर जड़त्व की अवस्था में बल का मान 0 होता है। क्लियर है? यहाँ से ये कॉन्सेप्ट कई बार ऐसे पूछ लेते हैं, बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम में पूछा है स्थिर अवस्था में जड़त्व, तो यहाँ से इसको दिमाग में रखा करो, ठीक है। चलो जी, अब नंबर 2 जो लिखो वो लिखो आप गतिशील अवस्था में जड़त्व है। गतिशील अवस्था में जड़त्व, मोशन की। तो इसके अंदर क्या होगा कि यदि कोई वस्तु है जिसका m द्रव्यमान है और वो v वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है, मूव कर रही है, ठीक है, तो ये कौन सी कंडीशन है? जैसे मान लो कि हाँ, ये जो चौक है मैंने ऐसे फेंकी, ठीक है ना, तो ये कब रुकेगी? जब इसको कोई बल लगाकर रोकेगा, इसको बल लगाकर रोकेगा, ठीक है। तो इसमें पहले लिख लीजिए आप गतिशील अवस्था में जड़त्व है, ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए। इसमें लिखिए यदि कोई वस्तु गतिशील है, यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लग जाए, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लग जाए। क्लियर है? चलो जी,
तो जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लग जाए। तो लिखिए, गतिशील जड़त्व की अवस्था में बाह्य बल का मान शून्य होता है। गतिशील जड़त्व की अवस्था में बाह्य बल का मान शून्य होता है। बिल्कुल वही के सेम ही कंडीशन है ना। अरे जड़त्व है, चाहे वो गतिशील हो चाहे स्थिर हो, F इक्वल टू तो 0 होगा। ठीक है, चलो जी, ये भी क्लियर। तो अब यहाँ से आपने क्या समझा कि जैसे ये चौक है, मैंने फेंकी, ठीक है, तो ये तब तक चलती रहेगी जब तक कि उसको बाह्य बल लगाकर कोई रोक ना दे, बाहर से कोई बल लगाकर रोक न दे। जैसे अपन क्रिकेट के बल्ले से किसी बॉल को हिट करते हैं, ठीक है, तो बॉल जाती जा रही है, तो वो बॉल कैच कर लोगे तो रुक जाएगी, ठीक है ना। न्यूटन जो कह रहे हैं कैच कर लोगे तो रुक जाएगी। अब वो जाती जा रही है। अब मेरी बात सुनिए कि क्या वो बॉल अपने आप रुकेगी? अरे न्यूटन तो ये कह रहे हैं ना कि जब तक कोई बाहर से बल नहीं लगा ले, जैसे कैच किया तो बाहर से पकड़ा, बल लगा कर रोक दिया उसको, तो यदि मान लो किसी ने हिट किया तो वो, आप बताइए, वो कभी नहीं रुकेगी क्या? अरे कभी ना कभी अपने आप रुक जाएगी ना जाकर। तो वो अपने आप कैसे रुक जाती है? जबकि न्यूटन जी तो ये कह रहे हैं कि रुकना नहीं चाहिए। न्यूटन जी क्या कह रहे हैं कि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील ही बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लग जाए, बाहर से कोई बल न लग जाए। अब मान लो इस पर किसी ने बल नहीं लगाया और वो बॉल चलती गई आगे जाकर कहीं ना कहीं रुक गई, तो वो कैसे रुकी? तो आपको बल तो दिखाई दे रही ना। देखो मैं आपको बताऊं, उस पर भी बल लग रहा है। एक तो वो जब पृथ्वी पर टकराई है और पृथ्वी पर वो घर्षण कर रही है, फ्रिक्शन कर रही है, तो पृथ्वी की सतह का फ्रिक्शन फोर्स जो है वो उसको रोकने की कोशिश करता है, ग्रेविटी भी उसको रोकने की कोशिश करती है, ठीक है ना भाई। लेवल ऐसा आ जाए, ऊपर की तरफ जा रही हो तो वैसे रोकने की कोशिश करता है, ग्रेविटी रोकने की कोशिश करती है, फ्रिक्शन फोर्स जो है, फ्रिक्शनल फोर्स, वो उसे रोकने की। तो बाहर से बल लगे या नहीं लगे? अरे ग्रेविटेशनल फोर्स बाहर से लगा है, और फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ये बाहरी बल ही तो है ना। तो अब आपको तो ऐसा लग रहा है कि बाहर से कोई बल नहीं लगा, बाहर से बल लगे और उसने उसको रोक दिया। तो क्लियर है न्यूटन्स का जो नियम है। हाँ, इसके लिए ऐसा है कि अंतरिक्ष में अगर किसी वस्तु को, वैक्यूम टाइप जगह जो है, उसमें यदि किसी वस्तु जहाँ पर कोई अन्य बल न हो, उपस्थित नहीं हो रोकने वाले, वहाँ पर यदि हम किसी वस्तु को उंगली मार कर छोड़ देंगे तो वो वैसे ही चलती जाएगी, क्योंकि वहाँ पर कोई बल का अस्तित्व है नहीं, तो वो चलती जाएगी अनंत काल तक चलती जाएगी, जिस डायरेक्शन में आप भेज रहे हो। क्लियर है? चलो जी। तो आपका जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में जो आपका जड़त्व का नियम है, उसकी आपने सेकंड प्रॉपर्टी जो है मोशन वाली, वो भी आपने समझ ली। थर्ड देखो, थर्ड लिखो, घूर्णन अवस्था में जड़त्व। घूर्णन अवस्था में जड़त्व, ठीक है। तो इसमें क्या है, यदि कोई वस्तु घूम रही है तो वो घूमती रहेगी। तो लिख लो, यदि कोई वस्तु घूर्णन कर रही है, यदि कोई वस्तु घूर्णन कर रही है तो वह तब तक घूर्णन करती रहेगी, तो वह तब तक घूर्णन करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लग जाए, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लग जाए। देखिए मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ हिंदी में बहुत कुछ, लेकिन मैं बोलकर आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ से आप नोट्स लिख लीजिएगा, आराम से वीडियो देख कर नोट्स लिख लीजिएगा, ठीक है ना। यदि कोई वस्तु घूर्णन कर रही है तो वह घूर्णन करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लग जाए, ठीक है। चलो जी, इसे घूर्णी अवस्था में जड़त्व कहते हैं, इसे घूर्णी अवस्था में जड़त्व कहते हैं। और घूर्णी अवस्था में जड़त्व जो होता है, घूर्णी अवस्था में जो जड़त्व है, वहाँ पर ये जो m है, और ये मान लो घूर्णी अवस्था में जड़त्व है, घूर्णी अवस्था में है, ये घूर्णन कर रहा है, तो ये जो m है वो क्या बन जाता, I बन जाता ना। अरे जड़त्व घूर्ण, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है क्या, जड़त्व घूर्ण। भाई यही द्रव्यमान जो है ना, यही द्रव्यमान आपका जड़त्व घूर्ण
बन जाता है। ठीक है, ठीक है ना। तो घूर्णी अवस्था में जड़त्व तो लिख लो, घूर्णी अवस्था में जड़त्व या घूर्णी जड़त्व की अवस्था में, ऐसे लिखो, घूर्णी जड़त्व की अवस्था में बाह्य बल का मान 0 होता है। बाह्य बल का मान 0 होता है। ठीक है, अरे वेक्टर लगाया नहीं लगाया उससे कोई टेंशन अभी मत लो, अभी तो मैं सिर्फ रिजल्टेंट बता रहा हूँ ना, रिजल्ट बता रहा हूँ। तो कुल मिलाकर आपने ये समझा कि जड़त्व की अवस्था में बाह्य बल का मान 0 होता है। जड़त्व की अवस्था में बल का मान 0, सीधी सी बात है। यदि ऐसा आता है कि जड़त्व अवस्था में बल का मान क्या है, ठीक है, तो वहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे दे तो उसके अंदर आप 0 भर सकते। कैसे भी सवालों घुमाते जाए तो आप यहाँ से कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, अब मुझे ये बताइए जड़त्व का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, वो क्लियर हुआ या नहीं हुआ। यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व घूर्ण भी क्लियर हो गया कि घूर्णी अवस्था में जो द्रव्यमान है, जो मास है, वही आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है या फिर जड़त्व घूर्ण है। वही m जो है वो I के जैसा हो जाएगा। ठीक है ना। चलो जी, तो यहाँ से आपका पहला जो रूल है, आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो है जड़त्व का नियम, ठीक है, वो आपके क्लियर हो गया है, वो आपके क्लियर हो गया है। चलो जी, सेकंड लॉ करें, तो थोड़ा थोड़ा नोट कर लीजिएगा। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अरे कौन सा, न्यूटन का, ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये क्या है? ये क्या कह रहा है कि यदि कोई वस्तु है, ठीक है, कोई पार्टिकल है, ठीक है ना, कोई पिंड है, यदि वो गति कर रहा है, ठीक है ना, वो गति कर रहा है तो वो एक मोमेंटम के साथ में गति करेगा। ठीक है ना, एक मोमेंटम के साथ में गति करेगा। ठीक है ना, वो आपका P होगा। ठीक है ना, तो हिंदी में आप संवेग बोलते हैं उसे। ठीक है ना, तो जब भी कोई वस्तु, पिंड, ये जो है जिसका द्रव्यमान m है और ये v वेलोसिटी से चल रहा है, इसका मतलब इसका जो संवेग है वो P बराबर mv है। चलो जी, पहले इस रूल को लिख लीजिए आप। ठीक है ना, यदि कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान m है, यदि कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान m है v वेग से गति करता है, तो उसके संवेग में परिवर्तन की दर, तो उसके संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, तो यहाँ से ये होता है F इक्वल टू dp d बाई डी टी के आगे P लगा दो, dp बाई dt। ठीक है ना, यही लिखा है अपने।
अनुक्रमण पद्धति लिख दो। तो यहाँ से ये हो जाएगा F इक्वल टू के dp/dt और SI के लिए k बराबर 1, तो F इक्वल टू dp/dt। यहाँ से F इक्वल टू ये P का मान रख दो dmv/dt, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, इसको कांस्टेंट रखें एक बार, और ये हो गया dv/dt, इसको कांस्टेंट रखिए dm/dt। तो यहाँ से dv/dt को आप एक्सेलरेशन a लिख सकते हैं और v dm/dt। ध्यान रखिए वेक्टर का यूज़ अपन इसमें अभी तक नहीं किए हैं, ठीक है ना। सिर्फ मैं समझा रहा हूँ आपको शॉर्ट में तीनों। ठीक है। अब जो आप यूज़ करते हैं, जो आप सेकेंड लॉ यूज़ करते हैं F इक्वल टू एम ए, वो सही नहीं है। पूरा है F इक्वल टू एम ए प्लस वी डी एम बाई डी टी, ये इतना बड़ा है F, ठीक है ना। लेकिन आप F बराबर एम ए लगाते हो, ठीक है ना। तो वो कहाँ से आया, उसके लिए कंडीशंस हैं। तो पहली कंडीशन लिखो, पहले तो ये उतार लो। पहली कंडीशन लिखिए, पहली कंडीशन लिखिए, यदि द्रव्यमान स्थिर हो तो, ठीक है ना। द्रव्यमान स्थिर हो तो मतलब द्रव्यमान जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। मतलब द्रव्यमान स्थिर हो तो मतलब कहने का मतलब है द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जैसे मतलब अभी 1 किलो था, फिर थोड़ा थोड़ा कम होता गया या बढ़ता गया, जो भी है, कम या ज़्यादा हो रहा है। तो द्रव्यमान में यदि परिवर्तन नहीं हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में, ठीक है, तो द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो पहली कंडीशन जो है वो क्या कह रही है आपकी कि dm/dt इज इक्वल टू 0। यही तो लिखा ना आपने, द्रव्यमान में परिवर्तन इसी को तो बोलते हैं। तो यहाँ से आपका F इक्वल टू क्या आ जाएगा, ma प्लस v गुणा 0, तो F इक्वल टू ma। ये F इक्वल टू ma जो है वो यहाँ से आया है, ठीक है। F इक्वल टू ma जो है वो यहाँ से आया है। ठीक है जी, क्लियर है। ये जो आप जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं ना F इक्वल टू एम ए, वो ऐसे आया है। अभी आप कहोगे कि सर इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें और भी थी, तो वो नहीं करा हूँ, शॉर्ट में करा रहा हूँ ये चीज़ से, ठीक है ना, शॉर्ट में। ठीक है जी। अब ये पहली कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, इसी की सेकंड कंडीशन, ठीक है ना। इसकी फर्स्ट कंडीशन ये थी, ये सेकंड रूल चल रहा है, सेकंड लॉ चल रहा है, इसकी फर्स्ट कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन क्या थी, सेकंड कंडीशन ये है, लिखिए, यदि वेग में परिवर्तन शून्य हो, यदि वेग में परिवर्तन शून्य हो तो किस प्रकार की होगी। रुको, उससे पहले ये देखो ये किस प्रकार की है। द्रव्यमान में परिवर्तन, मतलब द्रव्यमान नहीं बदल रहा है, ठीक है ना।
कोई चीज़ चल रही है लेकिन द्रव्यमान नहीं बदल रहा। अब क्या बोल रहे हैं अपन सेकंड में कि उसके वेग में परिवर्तन नहीं। जैसे कोई कार खड़ी है तो वो खड़ी है, ठीक है ना, कार खड़ी है तो उस समय उसके जो है वेग में परिवर्तन जो है वो शून्य हो रहा है, ठीक है, या फिर एक समान वेग से चल रही है, जो भी कंडीशन हो, मतलब एक ही समान से चले तो वेग में परिवर्तन शून्य हो, ठीक है। तो वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, dv/dt। और दूसरी चीज़ कुछ बताई नहीं है, मतलब द्रव्यमान जो है वो अस्थिर है, ठीक है ना, स्थिर नहीं है, ये वाली कंडीशन है, ठीक है। तो मतलब ये भी जो कंडीशन है इसमें dm = dt आपने 0 लिखा, और आप ये भी लिख सकते हैं dv/dt इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। इस कंडीशन में ये लग जाएगा, ये इक्वल टू 0 नहीं। सेकंड कंडीशन में ये 0 है और dm/dt इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब उसमें परिवर्तन हो रहा है। तो उस स्थिति के अंदर जो फोर्स है F का जो मान है वो क्या लगेगा, F इक्वल टू क्या होगा, इस कंडीशन में F का मान क्या होगा। देखो IIT के जो क्वेश्चंस है वो इससे हो जाएंगे, ठीक है ना, और अपन शॉर्टली इसको पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस आप लगा पाओ, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके किस प्रकार से था। तो इसके अंदर आप मेन फॉर्मूले के अंदर dv/dt 0 कर दो, ये ठीक है। तो यहाँ से m = 0 प्लस v dm/dt, ये कौन सी कंडीशन है, जब एक समान वेग से कोई वस्तु दौड़ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या आ जाएगा, v dm/dt, ठीक है ना। एक तो ये आ गया और एक ये आ गया। ये कैसी कंडीशन हो सकती है, जैसे आटा चक्की होती है, उसका जो पट्टा है, ठीक है ना, वो चलता रहता है, तो क्या वो एक्सीलरेट करता है, नहीं करता है, एक समान वेग से वो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। और उसके अंदर अपन जो आटा डालते हैं, वो जो आटा, उसमें गेहूं डालते हैं और वो आटा बन जाता है, ऊपर से वो जो गेहूं है वो कम हो जाता है, और वो जिसमें अपन डालते हैं ना उसमें, उससे वो नीचे बाहर की साइड में निकल जाता है। तो द्रव्यमान जो है उसमें परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है। आटा चक्की में हमने मान लो उसको पूरे को जो कीप है उसको भर दिया, उसके अंदर मान लो 10 किलो गेहूँ डाल दिए, लेकिन वो धीरे धीरे कम करता जाएगा उसको, और उसके अंदर वेलोसिटी भी है, वेलोसिटी v है ना, एक समान वेग से चल रहा है, तो पट्टा कम ज़्यादा करेगा तो वो पट्टा टूट जाएगा, तो एक्सीलरेशन तो है नहीं, तो dv/dt तो जो है वो 0 है, और dm/dt है नहीं। अरे द्रव्यमान में परिवर्तन हो नहीं रहा है क्या, ऊपर गेहूं आपने जितना डाला है नीचे निकल कर कम हो जाएगा ना गेहूं, अरे पिसता जाएगा ना, वो कम हो जाएगा ना। तो इसका मतलब आप समझ गए हैं कि dm/dt उस कंडीशन में है। तो ऐसी कोई आटा चक्की वाले जो सवाल होते हैं, जो क्वेश्चन होते हैं, उसमें आपका ये फॉर्मूला लगेगा। तो फोर्स का जो आप अभी तक पढ़ते थे F = ma, तो सिर्फ F = ma नहीं होता है, वो इतना बड़ा होता है, F = ma + v dm/dt। तो वहाँ से अलग अलग जो कंडीशंस होती है उसके हिसाब से है ये, ठीक है, ठीक है जी। अब इसके अंदर अगर ये खुद ये जो फॉर्मूला है, ये पहला जो बना है F = m dv/dt + v dm/dt, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपकी dv/dt के अंदर भी परिवर्तन हो रहा है, v में भी परिवर्तन हो रहा है और m में परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ से अगर ये जो कंडीशन आपने जो लिखी है मेन कंडीशन, ठीक है, तो इसके ऊपर भी मैं आपको बताऊँ तो ये कंडीशन है क्या। ये कंडीशन ये है कि dv/dt इज़ नॉट इक्वल टू 0 और dm/dt इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। आगे फिर बता दूंगा मैं आपको, ये वाली कंडीशन है। ये जो फॉर्मूला बनता है इसमें दोनों में परिवर्तन हो रहा है, और होता है ऐसा, अपन जब कार चलाते हैं तो कभी एक्सीलरेट करते हैं, कम ज़्यादा स्पीड भी करते हैं, तो उसकी स्पीड के अंदर भी, उसकी जो वेलोसिटी है उसके अंदर भी जो है परिवर्तन होता है, ठीक है, अपन को पता है वेलोसिटी वेग कम ज़्यादा होता रहता है, करते हैं। अब आप कहोगे कि सर द्रव्यमान कैसे कम हो रहा है, उसमें जो पेट्रोल अपन ने डाला है ना वो धीरे धीरे खर्च होता है, तो उसका पेट्रोल जो है वो धीरे धीरे कम होता जाता है, ठीक है ना, तो वेट उसका कम होता जाता है, ठीक है, समझो कि ऊर्जा की एनर्जी के रूप में अपन यूज़ कर लेते हैं।
ठीक है ना, मास को एनर्जी के रूप में यूज़ कर लेते हैं। तो बताइए द्रव्यमान में परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो गाड़ी चलती है, अगर एक्यूरेट अपन वैल्यू निकाले तो अपन वैसे तो अपन द्रव्यमान में परिवर्तन को उसको शून्य मानते हैं कि तुलना में बहुत कम है, लेकिन अगर अपन को रियल आंसर निकालना हो और कोई कार चल रही है तो उसके जो वेग में परिवर्तन तो हो ही रहा है, साथ में उसके द्रव्यमान में परिवर्तन हो रहा है, मतलब मास में भी परिवर्तन हो रहा है और उसकी वेलोसिटी में परिवर्तन भी हो रहा है। कुछ ना कुछ एक्सेलरेट तो होगा और उसकी जो एम है, द्रव्यमान है, मास है, उसमें भी परिवर्तन होगा, क्योंकि पेट्रोल जो है वो खर्च होता है भाई, चलाते हैं तब। मैं भी कार चलाता हूँ, मुझे पता है पेट्रोल डालना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज़ें हैं, वैसे ये दोनों चीज़ें हमेशा ही होती है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी अपन कंडीशन मान कर ऐसा कर लेते हैं, ये मान लेते हैं कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। चलो जी, थर्ड कंडीशन जो है उसमें आपको कि ऐसी जो जड़त्व वाली अवस्था अपन देखते हैं, ठीक है ना, जड़त्व वाली अवस्था। तीसरी जो कंडीशन है वो पहला जो रूल है वही लगाया था, जड़त्व की अवस्था। वो कैसे है? इसमें ये कह रहे हैं कि यदि कोई वस्तु के अंदर किसी प्रकार का एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, ठीक है ना, किसी प्रकार का एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो dv/dt जो है वो जीरो है। यदि एक समान वेग से चल रही है तो एक समान वेग से गतिशील है तो गतिशील बनी रहेगी, रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी, तो ये वाली कंडीशन जीरो है, ठीक है। और द्रव्यमान जो रुका हुआ है, अपने आप रखा हुआ है, एक जगह पड़ा है, उसका कौन सा द्रव्यमान कम ज़्यादा होगा यार, ठीक है। तो वो स्थिर अवस्था वाली कंडीशन आ गई, या फिर गतिशील या घूर्णन अवस्था, जड़त्व की अवस्था आ गई। तो जो थर्ड जो है उसको आप लिख सकते हैं कि जड़त्व की अवस्था। थर्ड को आप क्या लिख सकते हैं कंडीशन? जड़त्व की अवस्था, ठीक है ना, जड़त्व की अवस्था। न तो उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है और न ही उसके द्रव्यमान में परिवर्तन हो रहा है, तो ये जड़त्व की अवस्था है। तो dm/dt इक्वल टू जीरो। देखो सेकंड लॉ से अपन ने फर्स्ट लॉ भी निकाल लिया है, ठीक है, इसलिए वो f इक्वल टू जीरो होता है। देखो यहाँ से जो f इक्वल टू जीरो अपन बार बार में लिख रहे थे, वो रियलिटी में आता कहाँ से? यहीं से आता है, ठीक है। तो ये जो था m गुणा ये dv/dt आ गया जीरो प्लस v अगर है तो जीरो, तो f इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है ना। ये वो जड़त्व की कंडीशन है, रुका हुआ है या चल एक समान वेग से चल रहा है, वो वाली कंडीशन है। बाह्य बल का मान जीरो। यहाँ से अब जैसे आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि किसी वस्तु पर बाह्य बल का मान शून्य होता है, एक ऐसा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, किसी वस्तु पर बाह्य बल का मान शून्य होता है, सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट। तो ये कंडीशन लगा दो, ये वाली थर्ड। आप ऑटोमेटिक ही बाह्य बल का मान शून्य कर दोगे आप, ठीक है ना। देखो छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, आते नहीं है इतने गंभीर, लेकिन कहीं भी आ सकते हैं, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, आरपीएससी का हो, आईआईटी का हो, पीएमटी का हो, ऐसे क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं कि यदि किसी वस्तु का बाह्य बल शून्य हो, ठीक है ना, शून्य है, उसको सिद्ध करके दिखाओ कैसे शून्य है वो, तो वो इस प्रकार से आपका जीरो है, ठीक है। ये कंडीशन होगी। और चौथी कंडीशन खुद ये है ही, इन दोनों में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ये एक फॉर्मूला हो गया। तो 4 प्रकार के फॉर्मूले हो गए हैं इसमें। सेकंड लॉ में 4 प्रकार के फॉर्मूले इसमें हो गए हैं। पहला फॉर्मूला तो ये हो गया है, ये वाला, ठीक है ना, ये जो हो गया है इसका पहला फॉर्मूला हो गया है, ये इसका सेकंड फॉर्मूला हो गया है, ये इसका थर्ड फॉर्मूला हो गया है जी, और ये इसका फोर्थ फॉर्मूला हो गया। हाँ जी, अब मुझे बताइए ये क्लियर है? ठीक है जी। अब इसके ऊपर क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं? देखो सवाल किस प्रकार से आ सकता है। एक तो अभी मैंने बताई कि सिद्ध कीजिए किसी के ऊपर बाह्य बल का मान शून्य होता है, वो आप कर सकते हो। किसी पर टोटल बल का मान शून्य होता है, वो ऐसे निकाल सकते हो। इसके अलावा देखो ये जो तीनों हैं, ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली स्टार्ट वाली, ये जो पहला जो है आपका, ये पहला फॉर्मूला है, ये इस पर किस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है? देखो इस पर ऐसा आ सकता है, जैसे यदि कोई ट्रक है, ठीक है ना, यदि कोई ट्रक है वो लोडेड है, पूरा भरा हुआ, तरबूज से भरा हुआ, ठीक है ना, और एक तरबूज मान लो 5 किलो का है। कितने का है? 5 किलो का है। एक तरबूज कितने का है? 5 किलो का है। और वो जो ट्रक चल रहा है उसका कोई ना कोई वेग होगा, मान लो वेग उसका x है, वेलोसिटी मान लो v है, छोड़ो उसकी वेलोसिटी v है, ठीक है,
उसकी वेलोसिटी v है, या फिर जो भी आप मानना चाहो 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर जैसे भी है, उसके सवाल दो कैसे बनते हैं, उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, वो चल रहा है। और ट्रक है 5 किलो का एक तरबूज और पूरा का पूरा लोडेड है। वो पूरा ट्रक जो है वो अगर लोडेड करने के बाद में 10 टन का है, ठीक है, 10,000 किलो का हो गया। कितने का हो गया? 10,000 किलो का। अब वो चल रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन भी हो रहा है। अब एक्सेलरेशन भी कुछ ना कुछ दे दो, मान लो 5 एक्सेलरेशन हो रहा है, मान लो, ठीक है ना, 5 उसका त्वरण है। तो उस अवस्था में उस पर आरोपित या टोटल बल उसका जो निकालेंगे तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो ऐसा होगा। अब वो किस प्रकार का सवाल बनता है कि सर तरबूज तो है, उसमें द्रव्यमान परिवर्तन के लिए क्या है? मान लीजिए कि पीछे से जब ये ट्रक चलता है, ठीक है, चलता है तो हर सेकंड या फिर ये मान लीजिए कि हर 10 सेकंड में एक तरबूज नीचे गिर जाता, चलते चलते हर 10 सेकंड में एक तरबूज नीचे गिर जाता है, ठीक है। तो वहाँ से आप dm/dt निकाल दोगे। एक तरबूज 5 का और 10 सेकंड में अपॉन किया तो dm/dt निकला। अरे क्लियर है या नहीं है? dm/dt निकल गया ना कि भाई एक तरबूज जो 10 सेकंड के अंदर नीचे गिरता जा रहा है, वो आगे की तरफ चल रहा है, उसमें भी परिवर्तन हो रहा है, वेग में भी परिवर्तन हो रहा है, उसके द्रव्यमान में परिवर्तन हो रहा है। तो उस कंडीशन पर उस पर जो बल लगेगा वो कितना होगा, इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। ये प्रोफाइल आ सकती है किसी भी कंपटीशन में, चाहे वो कंपटीशन में आ सकता है, एकेडमिक में आ सकता है, BSc MSc है, UPSC है, RAS है, IAS है, IIT है, ये आ सकता है इसके ऊपर, ठीक है ना। तो ये कंडीशन आप ध्यान रखिए। और देखो आप ये मत मानिए कि सिर्फ एक के ऊपर आ जाए कि प्रोफाइल पर मिक्स कर देते हैं उसको थोड़े से कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो मैकेनिक्स के अंदर ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखिएगा कि इस प्रकार के जो सवाल बनते हैं वो इस फॉर्मूले से बन जाएंगे। आटा चक्की वाला आपको पता ही है और जड़त्व वाला भी आपको मैंने बता ही दिया। तो मुझे बताइए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, ठीक है ना। आप क्या करो कि जब भी पढ़ाऊँ स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अब न्यूमेरिकल मैंने बोलकर बता दिया आपको, आप वीडियो को देखोगे 2-3 बार तो आप समझ जाओगे। और वीडियो को आप पूरा देखा करो, तभी आपके क्लियर होगा, ठीक है ना, एकदम क्लियर हो जाएगा। इससे आसान और क्या होगा, एकदम आसानी से है, ज़्यादा कुछ डाला भी नहीं है इसमें, और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए हैं। चलो थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। अगर ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लो यार, ठीक है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये देखते हैं जी ये क्या है, और हिंदी में बताना है, ठीक है। तो मतलब इसको वैसे इसका नाम लिख सकते हो क्रिया प्रतिक्रिया नियम, ठीक है ना, क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं इसे। न्यूटन का जो तीसरा नियम है उसे क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। ये क्रिया प्रतिक्रिया क्या मतलब, तो लिखिए यदि कोई वस्तु A B वस्तु पर, ये A वस्तु है, ये B वस्तु है, B वस्तु पर क्रिया करती है, B वस्तु पर क्रिया करती है, तो उसी क्षण B वस्तु समान परिमाण की विपरीत दिशा में बल लगाता है या प्रतिक्रिया करता है, ठीक है ना। समान परिणाम का बल लगाता है या प्रतिक्रिया करता है। दूसरी वस्तु आप B मान सकते हो, ठीक है ना। इसे क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहते हैं, इसे क्रिया प्रतिक्रिया नियम
कहते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया? चलो ठीक है समझाते हैं इसको, अभी तो आपने लिखा है। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। कुछ समय पहले की कहानी है। मैं सुबह 4 बजे जॉगिंग के लिए जा रहा था, दौड़ रहा था भाई, ठीक है ना, दौड़ रहा था। और मेरी क्या है कि देखो अभी तो थोड़ा सा और चेंजेस कर लिया है, पहले एक्सरसाइज की कुछ ज़्यादा थी, दौड़ता जॉगिंग काफ़ी करता था मैं, ठीक है ना। और मेरा ये भी था कि मेरे से आगे कोई मेरे से आगे नहीं निकल जाए, ठीक है जी। तो मैं दौड़ रहा था। देखिए कहानी है ये, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैं दौड़ रहा था, तो जब मैं दौड़ रहा था, जॉगिंग कर रहा था, तो मेरे सामने एक मोटा सा पेट वाला व्यक्ति भी दौड़ रहा था, ठीक है। वो भी दौड़ रहा है, मैं भी दौड़ रहा हूँ, वो मेरे से तेज़ दौड़ रहा है, ठीक है। तो फिर मेरे को ऐसा गुस्सा आया, मैंने कहा यार ये मेरे से तेज़ दौड़ रहा है, तो मैंने फिर अपनी स्पीड बढ़ाई, तो फिर मैं भी दौड़ने लगा उसके पीछे, ठीक है। वो और तेज़ दौड़ रहा है, फिर मैं और तेज़ दौड़ रहा हूँ, लेकिन मैं उसको हरा नहीं पाया। मैं कहा यार ये तो शानदार ही आदमी है, ठीक है। फिर मैंने कहा यार अपने इतने फिट इंसान और ये अपन को हरा रहा है। तो फिर भाई मेरे को गुस्सा आया, मैं गर्म हो गया सुबह। मैं बहुत तेज़ दौड़कर आगे जाकर दौड़ते उसके खींच कर एक थप्पड़ मार दिया फटाक गाल के ऊपर। अब भाई साहब वो उधर जाकर गिरा, ठीक है। और गिरकर फिर उसने देखा, फिर मेरे को देखा कि यार तो बॉडी अच्छा है, तो बेचारा रोने लगा। कुछ नहीं कहा उसने, कुछ नहीं कहा। मैं मेरा वापस आ गया, घर पर आ गया, वो भी अपने घर पर चला गया। अब मेरी बात सुनिए, आने से पहले वहाँ जब मैंने उसको थप्पड़ मारा, उसने कुछ नहीं किया, मेरे को देख कर डर गया वो। तब फिर मैंने ये सोचा कि न्यूटन जो थर्ड लॉ है, न्यूटन जी ने ये कहा है कि यदि कोई वस्तु क्रिया करती है तो दूसरी वस्तु उतनी ही प्रतिक्रिया करती है। तो इस व्यक्ति ने मेरे ऊपर कोई प्रतिक्रिया ही नहीं की, तो न्यूटन जी का नियम तो फेल हो गया, ठीक है ना, न्यूटन जी का नियम तो फेल हो गया। चलो जी ठीक है, ये थोड़ा सोचा और घर पर आ गया। घर पर आकर फिर मेरी जो क्लासें होती है, 6 बजे मैं पढ़ाता हूँ कंपटीशन IIT वगैरह में, तो मैं मान लो कि 6 बजे से लेकर 12 बजे तक मैं पढ़ाने लगा। और 12 बजे जब पढ़ाकर घर पर आया, खाना वाना खाया, लेट गया आराम से, ठीक है। तभी मेरी जो डोरवेल बजती है, रिंग बजती है, ट्रन 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 बजा। अब भाई साहब मैं नींद में आया ऐसे, ठीक है ना। तो मैंने कहा जी कौन है? तो कहा पोस्टमैन। मैंने कहा भाई किसी स्टूडेंट ने कोई मनी ऑर्डर भेजा है या कोई गिफ्ट वगैरह भेजा, दे दो भाई, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, नोटिस आया है आपका कोर्ट से। मैंने कहा नोटिस? कि हाँ, इन सेठ जी को आपने कोई थप्पड़ मार दिया, उसके ऊपर आपको कोर्ट में बुलाया, कल 10:30 बजे कोर्ट में हाजिर हो जाना। फिर मेरे दिमाग में आया, न्यूटन जी को मैंने याद किया। मैंने कहा यार प्रतिक्रिया तो होती है, क्रिया की प्रतिक्रिया, तो मैंने उसको थप्पड़ मारा, प्रतिक्रिया होती है, लेकिन इतनी बड़ी प्रतिक्रिया है। उसके अंदर लिखा हुआ था 1 करोड़ रुपये मानहानि, उस नोटिस में लिखा हुआ 1 करोड़ रुपये मानहानि। मैं सोचने लगा यार इतनी बड़ी प्रतिक्रिया, एक थप्पड़ की कीमत इतनी, तो उसमें प्रतिक्रिया तो होती है। अब ठीक है जी, मैं कोर्ट के अंदर गया, उनका भी एक वकील किया हुआ था, जज साहब थे। तो मैंने कहा सर जी मैं फ़िज़िक्स पढ़ाता हूँ, कई सालों से पढ़ा रहा हूँ, लॉ भी किया हुआ है मेरा, तो क्या मैं अपनी पैरवी खुद कर सकता हूँ? तो जज साहब ने कहा कि ठीक है भाई, अपनी वकालत आप खुद कर लीजिए। ठीक है जी, मैं अपनी पैरवी खुद कर रहा हूँ। अब जैसे ही मेरे को खड़ा किया गया वहाँ पर, तो उन्होंने आरोप लगाया कि सर आपके खिलाफ़ ये आरोप है कि आपने ये जो सज्जन व्यक्ति हैं सेठ जी, इनको सुबह 4:30 के लगभग या 4:15 बजे के लगभग थप्पड़ मारा। कन्फर्म वो रिपोर्ट उसमें है, 4 बजे के इतने मिनट पर आपने उसको थप्पड़ मारा है। तो क्या आप ये कबूल करते हैं? कबूल करते हैं तो सर जो आपको ये मानहानि है, वो दंड है, वो वैसे नहीं मिलेगा। कबूल करते, क्षमा मांग ली, क्षमा याचिका कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने कहा सर, फिर मैंने सोचा कि ऐसा कुछ नहीं है भाई, कोई भी इंसान कोई गुनाह करता है उसके बाद में हाँ थोड़ी करता है, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा मैं हाँ नहीं करूँगा। तो मैंने कहा सर मैंने इसको मारा ही नहीं, मैंने साफ साफ मना कर दिया वहाँ पर, मैंने इसको मारा ही नहीं। तो जज साहब कह रहे हैं कि सर क्यों मजाक कर रहे हैं आप, इतने बड़े टीचर, इतनी बड़ी फैकल्टी है फिज़िक्स की, और आप ऐसी मजाकें कर रहे हैं। मैंने कहा सर मैंने मारा ही नहीं, आपके पास में क्या सबूत है? तो फिर वो फिंगरप्रिंटिंग की रिपोर्ट वगैरह और वो सब पूरा का पूरा भाई साहब सबूतों का जट्ठा था। जज साहब ने कहा देखो ये फिंगरप्रिंटिंग की रिपोर्ट है, इसके अंदर देखिए बिल्कुल साफ साफ आपका जो हाथ है वो इनके गाल के ऊपर छपा हुआ। फिर मैंने कहा सर मैंने ये कहा, मैंने इनको मारा नहीं, मैंने इनको मारा नहीं है, मैंने ये कहा। सर ये जो फिंगरप्रिंटिंग की रिपोर्ट है ये
कि ये प्रूव कर पाती है क्या कि मैंने इनको मारा? हो सकता है कि मैं चल रहा था, ठीक है ना, तो इन्होंने अपना गाल ज़ोर से मेरे हाथ पर इनके गाल ने मेरे हाथ पर ज़ोर से थप्पड़ मारा होगा। ये कहाँ से प्रूव हुआ कि मेरे हाथ ने इनके गाल पर थप्पड़ मारा? हो सकता है इनके गाल ने मेरे हाथ पर थप्पड़ मारा होगा। तभी भी तो यही कंडीशन आएगी ना। क्या पता ये मेरे से जलते हो, कहा कि बहुत अच्छी फैकल्टी है तो जलते हो, इसको बदनाम किया जाए। अब मेरा हाथ और इन्हें गाल, मैं ऐसे ऐसे दौड़ रहा था, इन्होंने ज़बरदस्ती अपना गाल ज़ोर से ऐसे लाया होंगे, मैंने इनको नहीं मारा। ये फिंगरप्रिंटिंग की रिपोर्ट है जो टच बॉडी सिस्टम बता रही है, ठीक है ना, जो फोर्स बता रहा है, जो अप्लाई किया है। लेकिन ये यहाँ से ये कहाँ प्रूव होता है कि जो फोर्स लगाया है वो मैंने ही लगाया, इन्होंने नहीं लगाया है। अब जज साहब का किया, गुरुजी थप्पड़ तो आपने इनको मारा है, लेकिन नहीं थप्पड़, भाई मैंने कहा कि इनके गाल ने मेरे हाथ पर थप्पड़ मारा है और मैं अब इस पर दुगनी मानहानि का दावा करूंगा, मैं इनसे 2 करोड़ रुपए मांगूंगा और मैं इसको प्रूव और करने वाला हूँ। तो ठीक है जी, जैसा आपने कहा ठीक है कीजिए। मैंने कहा सर 11वीं क्लास की किताब मंगवाई, 11वीं साइंस की फिजिक्स की बुक मंगाई है, तो वहाँ पर ले गई और उसके अंदर मैंने कहा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन देखिए, उसमें देखा, निकाला। मैंने कहा सर थर्ड लॉ देखिए। तो जज साहब ने इसे देखा तो जज साहब ने कहा कि सर मैं आर्ट्स से हूँ, मुझे ये पता नहीं। मैंने कहा सर कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। इसके अंदर सर लिखा हुआ है कि यदि कोई वस्तु क्रिया करती है तो उसी क्षण दूसरी वस्तु समान परिणाम की प्रतिक्रिया करती है, उतनी ही क्रिया जितना बल इन्होंने लगाया। तो यदि मेरे हाथ ने इनके गाल को थप्पड़ मारा होगा तो इनके गाल ने भी मेरे हाथ को थप्पड़ मारा होगा, लेकिन मैंने तो इनकी कंप्लेंट नहीं की, मैंने इनकी कंप्लेंट नहीं की और इन्होंने मेरी कंप्लेंट कर दी। तो मैं तो एक सज्जन व्यक्ति था कि मेरे हाथ पर इनके गाल ने थप्पड़ मारा, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कंप्लेंट करने नहीं आया। तब फिर वो मैंने कहा अब मैं इन पर 2 करोड़ रुपए का दावा करता हूँ। वो भाई साहब वो हाथ जोड़ने लगा सेठ जी के, आप 2 थप्पड़ और मार लो। मैंने कहा सर देखो फिर अपने गाल से मेरे हाथ पर थप्पड़ मारने की बात कर रहा है ये। जज साहब हंसने लगे। जज साहब कहा कि चलो ये तो ठीक है, तो सर ये क्या है? तो फिर मैंने बताया सर, मैंने कहा देखिए ये जो है ये थर्ड लॉ ऑफ जो मोशन न्यूटन ने जो दिया था उसको गलत समझते हैं। उनका कहने का मतलब यह था कि बल कभी अकेला होता ही नहीं। यदि मेरे हाथ ने इनके गाल, ये गाल है, ये हाथ, या फिर ये हाथ है, ये गाल है, मान लो, ठीक है ना, तो मेरे हाथ ने इनके गाल को थप्पड़ मारा, उसी क्षण इनके गाल ने मेरे हाथ को थप्पड़ मारा। देखो, तो ये 2 घटनाएं नहीं है सर। क्रिया और प्रतिक्रिया जो होती है वो 2 घटनाएं नहीं होती है, ठीक है ना, 2 इंसिडेंट्स नहीं है सर, वो एक ही घटना होती है। क्रिया और प्रतिक्रिया एक ही घटना है। जब क्रिया होती है तो विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो मैं सिर्फ ये समझाना चाहता था कि क्रिया और प्रतिक्रियाएं 2 घटनाएं नहीं हैं, एक ही घटना है। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर क्रिया करती है, दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर प्रतिक्रिया करती है और समान परिणाम की प्रतिक्रिया करती है। तो मेरे हाथ ने इनके गाल को थप्पड़ मारा तो इनके गाल ने मेरे हाथ को समान परिणाम का थप्पड़ मारा, समान प्रतिक्रिया हो गई थी। तो अब मुझे एक बात बताइए स्टूडेंट्स, इस कहानी से क्या आप क्रिया प्रतिक्रिया जो नियम है वो समझ पाए? मेरे ख्याल से बिल्कुल समझ में आ गया। क्रिया और प्रतिक्रिया 2 घटना नहीं है, ठीक है। अब इसमें एक शॉर्ट में एक लाइन लिखी है छोटी सी, बल हमेशा दुकेला होता है, बल हमेशा दुकेला होता है, बल हमेशा दुकेला होता है। अकेले बल का मन नहीं लगता, अकेले बल का मन नहीं लगता या कोई अस्तित्व नहीं है, अकेले बल का मन नहीं लगता या कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती, 2 हाथ लगाने पड़ते हैं। एक हाथ से ताली नहीं बजती, 2 हाथ लगाने पड़ते हैं। क्रिया और प्रतिक्रिया, तो बल कभी अकेला हो ही नहीं सकता। अरे अकेला बल होगा तो किस पर लगेगा? बल का मतलब क्या? वो फील। बल का मतलब क्या? वो फील।
कि मुझे कुछ फील हुआ है, जैसे यहाँ पर हवा आ रही है, हवा मेरे पे फोर्स डाल दी, मुझे फील हो रहा है, कुछ भी फील हो, वो जो फीलिंग्स है, ठीक है, वो आपका फोर्स है। फोर्स का मतलब फीलिंग्स ही है, चाहे अपनी बॉडी के अंदर भी कहीं भी फील होता है, वो भी एक फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होते हैं वो भी, ठीक है ना। तो फोर्स का मतलब होता है फील, अगर फील हुआ है तो फोर्स हुआ है, तो फील करने के लिए कोई दूसरा बंदा तो होना चाहिए ना। तो अकेला बल रह सकता है क्या? नहीं, अकेले बल का कोई अस्तित्व नहीं है, बल हमेशा दुकेला होता है। क्लियर है? एकदम क्लियर है। और क्रिया प्रतिक्रिया दो घटना नहीं है, एक ही घटना है। चलो जी, अब हमने जो अभी आपको ये वीडियो बनाया है, ठीक है, आज के दिन का ये तीसरा वीडियो है। पहले वो इंग्लिश स्पीकिंग वाला बनाए थे, फिर उसके बाद में E=mc² रहे, फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि ये व्यूअर्स ने जैसे मुझे लिखा है उनके ऊपर मैंने वीडियो बनाए हैं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि सब जगह पहुंच सके, बहुत सारे बच्चे इसका लाभ उठा सके और पढ़ सके, फ्री ऑफ फीस पढ़ सके। और अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू सर।